बाबूजी कहाँ गए? और ये दरवाजे पे ताला क्यों लगा हुआ है? और ये बदबू किस चीज की आ रही है? ये 2-3 दिन से ही स्मेल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अपने ससुर के घर के सामने खड़ा हूँ। उनके घर के अंदर से बड़ी गलीज किस्म की बदबू आ रही है। जी सर प्लीज आप जल्दी आ जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी सर, मैं मौके पे मौजूद हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। रिलैक्स रहो, मैंने फोन कर दिया, पुलिस आ रही है। क्या हुआ? पता नहीं सर, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं भी और ताला लगा हुआ था, तो नुमान ने आपको कॉल की बदबू की वजह से। जी सर, मैंने आपको कॉल किया। ताला तोड़ो। जी सर। ना करे मेरा अंदाजा गलत हो। यहाँ रहता कौन है? सर मेरे ससुर रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, रमजान नाम है। और कौन रहता है यहाँ पे? और कोई नहीं है सर, मेरी सास वफात पा चुकी है। टूट गया ताला, दरवाजा खोलो। अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। ये वाकई लाश की लाश को देखकर और घर के बाहर बंद ताले को देखकर अंदाजा होता है इन्हें कत्ल किया गया। कलीम, यस सर। फौरन फॉरेंसिक टीम को फोन करो ताकि सबूत इकट्ठे किए जा सके और तफ्तीश का आगाज हो सके। जी सर। कैसे संभालूं मैं? क्या हो गया? क्या हो गया? अबू जी, अब उठे। कैसे अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, आज आपके साथ फिर एक कहानी शेयर करेंगे। पुलिस को रमज़ान के घर से उसकी लाश मिली जिस बेईमाना तरीके से बांधकर कत्ल किया गया था और कातिल घर को बाहर से ताला लगाकर चला गया था। रमज़ान का कत्ल किसने किया, कत्ल के क्या थे मुहर्रकात, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद सबसे पहले रमज़ान की बेटी और उसके दामाद से पूछगछ की गई। मुझे पता है कि आप दोनों के लिए ये एक मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा। सर कैसे हिम्मत से काम लूं? वो सिर्फ सुमेरा की नहीं, मेरे भी वालिद थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने शरीफ नफ्स शख्स के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आप इसकी फिक्र ना करें, हम जल्द अज जल्द रमजान साहब के कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे ताकि आपको इंसाफ दिलवा सके। इंशाअल्लाह। मुझे ये बताइए कि रमजान साहब की किसी से दुश्मनी? नहीं सर, दुश्मनी तो नहीं थी। वो तो रिटायरमेंट के बाद पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। किसी के साथ कारोबार में शराकतदारी या किसी से पैसे का लेन देन? नहीं सर, उनका किसी के साथ कोई लेन देन का तनाज़ा नहीं था और ना ही कोई कारोबार था। वो तो बस अपनी पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। कारोबार करना चाहते थे वो, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो इस उम्र में काम का स्ट्रेस ले।
घर में अकेले होते थे वो। घर का कामकाज, मेरा मतलब है खाना बनाना और घर की सफाई, कोई तो आता होगा। जी सर, किरण सुबह आकर खाना बना देती थी और सफाई भी कर देती थी। और वो ये सब काम वगैरह करके कब तक फारिग हो जाती थी? यही कोई 12 साढ़े 12 बजे तक चले जाती थी। इसका मतलब है कि वो इसके बाद घर में अकेले होते थे? जी सर, और अब्बू कुछ दिन से बहुत परेशान थे। परेशान थे? कोई वजह बताई? आपने पूछा उनसे परेशानी की वजह? पता नहीं सर, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से वो परेशानी आया थी। मैंने उनसे पूछा भी था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी? सर, आखिरी मुलाकात को तो 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन सुमेरा का फोन पे राब्ता रहता था। लेकिन पिछले 2 दिन से वो फोन नहीं उठा रहे थे। हम समझे कि शायद उनका फोन साइलेंट पे लग गया है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, आप लोग हिम्मत से काम लें और मुझे इजाजत दें। इकलौती बेटी की शादी करने के बाद सुकून से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने वाले रमजान का कत्ल पुलिस के लिए एक मुअम्मा था। नुमान और सुमेरा से बात करने के बाद पुलिस को जो मालूमात मिली, पुलिस ने उन्हीं मालूमात पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया और रमजान के घर में काम करने वाली मुलाजमा किरण को शामिल तफ्तीश किया। हाँ बेबी, तुम ये बताओ आखिरी मर्तबा उस घर कब गई थी? साहब जी, मैं जाती तो रोज़ाना थी, लेकिन 2-3 दिन से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं समझी अंकल कहीं गए हुए हैं। और ताला लगने से पहले? उससे पहले मामूल के मुताबिक जाती थी, खाना बनाया, घर की सफाई की और वापस चली गई। क्या उस दिन साहब घर में अकेले थे? जी सर जी, अकेले थे। उस दिन वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ रहे हैं। बड़े गुस्से में थे साहब जी। हेलो, वैसे बहुत ही बेशर्म इंसान हो तुम। गैरत नाम की चीज तो तुम में है ही नहीं। मैं तुम्हारी बात किसी सूरत नहीं मानूंगा। वैसे तुम कर भी क्या सकते हो? अगर तुमने दोबारा इस मौजू पर बात की तो मैं तुम्हारी हकीकत सबको बता दूंगा कि कितने कमीने इंसान हो तुम। इंसानियत नाम की तो इसमें चीज ही नहीं है। अंकल जी, सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत। आपको कुछ खाने के लिए ला दूं? हाँ, 1 गिलास पानी ला दो। और सुनो, वो कमरे में मेरी दवाइयाँ पड़ी हैं, वो भी ले आओ। सामने ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। लेके आइए। किससे बात कर रहे थे? बात करते हुए नाम तो लिया होगा उन्होंने। नहीं साहब जी, उन्होंने मेरे पूछने के बावजूद कुछ नहीं बताया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अच्छा ये बताओ, नुमान और सुमेरा के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं? क्या मतलब सर? मतलब उनकी कभी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा? सर, उनकी शादी को चंद महीने हुए हैं, खुश हैं वो लोग। नुमान काम क्या करता है? सर जी, कारोबार करते हैं, लेकिन पता नहीं कारोबार किस चीज़ का है। सर, उस दिन घर से कोई नकदी तो नहीं गायब हुई थी? नहीं सर। फिर इसका काम नहीं लगता मुझे। सर, हो सकता है कि इसने घर पर किसी को बुलाया हो और मकतूल ने इन्हें देख लिया हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। वो मकतूल की बेटी भी तो बता रही थी कि मकतूल कुछ दिनों से परेशान था, और ये भी बता रही है कि उस दिन फोन पे वो किसी से लड़ रहे थे।
ये सब क्या मामला है? किस तरह पता चलेगा इसका? किससे फोन पे बात कर रहा होगा? सर मैंने ऑलरेडी मकतूल का सीडीआर निकलवाने के लिए कह दिया है। इंशाल्लाह जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी। गुड। और वो फ्रांसिक रिपोर्ट का क्या बना? सर वो रिपोर्ट भी आज शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, कुछ सामने आए तो पता चले कि मामला है क्या। लगता है इस केस पे हमें काफी मेहनत करना पड़ेगी। बेफिक्र हो जाए सर, ऐसा ही होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो सर। नुमान, अब्बू के कातिल का कुछ पता चल सका? देखो सुमेरा, तुम परेशान ना हो, पुलिस जल्द उनके कातिल को गिरफ्तार करेगी। नुमान, अब्बू के साथ ऐसा कौन कर सकता है? अब्बू की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हाँ यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन शायद ये वही है जिसकी वजह से अब्बू बहुत परेशान थे। कौन नुमान? कौन है वह जो अब्बू जिसकी वजह से इतना परेशान थे? देखो सुमेरा, मुझे डर है कि अगर मैंने उसका नाम दे दिया तो वो हमें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो बहुत बड़ा बदमाश है। लेकिन अगर पुलिस उसको पकड़ लेगी तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सुमेरा, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं। ये जेल में बैठकर भी अपने काम करवा लेते हैं। नुमान, डर कर बैठ जाना ये इस मसले का हल नहीं है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन जान से बढ़कर भी कुछ नहीं है। तुम बस अभी पुलिस को इस बारे में कुछ मत बताना। ठीक है नुमान। अल्लाह सब खैर करेगा। नुमान किस शख्स को रमजान का कातिल करार दे रहा था? नुमान के पास ऐसा क्या राज था जो वो पुलिस से छुपा रहा था? क्या रमजान के बाद उनकी जान को भी खतरा था? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पुलिस को रमजान के कत्ल का कोई सुराग ना मिल सका क्योंकि उसका दामाद पुलिस से अहम राज और हकायक छुपा रहा था और उसने अपनी बीवी को भी खामोश रहने का बोल दिया था। लेकिन पुलिस भी रमजान के कातिलों का सुराग लगाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही थी और जब पुलिस के सामने रमजान का कॉल डेटा, रिकॉर्ड और जाए बकुआ की फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें होशरुबा इंकशाफात हुए। जी बिल्कुल ठीक है सर, आप बेफिक्र रहें। ओके सर। सर रमजान मर्डर केस की फोरेंसिक रिपोर्ट और सीडीआर फाइल। गुड जॉब। कातिल बहुत चालाक और होशियार है। जी सर। उसने जाए वारदात पर जुर्म का कोई निशान नहीं छोड़ा और तो और उसने तो ताले पर भी अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़े। कत्ल करने से पहले रमजान को बांधकर उस पर तशद्दुद किया गया। उसके बाद उसके गले में फंदा डालकर सांस बंद कर दिया गया। सर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि एक बूढ़े शख्स को कत्ल करने से पहले उस पर तशद्दुद करने की क्या वजह हो सकती है? हो सकता है तशद्दुद करने वाला उससे कोई अपनी बात मनवाना चाह रहा हो और वो इनकार कर रहा हो और तंग आकर उसने उसे जान से ही मार दी। सर अगर कोई बात वो मनवाना चाह रहा था या अगर कोई बदला लेना चाह रहा था उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? यही तुमने मालूम करना है कलीम। जी सर। सीडीआर में क्या आया है? ज्यादातर कॉल्स उसने अपनी बेटी को की हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक नंबर है जो मुसलसल उसके साथ राब्ते में रहा। इस नंबर का पता करवाओ कि ये नंबर किसका है। जी सर।
ताकि मामला वाज़ेह हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाता आपके पास। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस ये पता करने आया था कि आप फैजू को जानते हैं। फैजू? आपके एक्सप्रेशन से लगता है कि ये नाम आपके लिए अनजान नहीं है। नहीं। देखिए, मुझसे कुछ ना छुपाइए। पुलिस को पता चल ही जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप मेहरबानी करके खुलकर बताइए, फैजू का आपके ससुर के साथ क्या ताल्लुक था? इंस्पेक्टर साहब, अंकल उसकी वजह से बहुत परेशान थे। वो उन्हें धमकियां देता था। इन धमकियों की वजह? धमकियों की वजह उनका घर था। वो घर उनसे कम कीमत पर खरीदना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब, वो बदमाश कई दिनों से अंकल के पीछे पड़ा हुआ था। कहता था कि घर कम कीमत पर बेच दो वरना कब्जा कर लेगा। आपने ये बात पुलिस से क्यों छुपाई? नुमान, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सुमेरा, मुझे डर था कि वो कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे। सर, वो बहुत खतरनाक और ताकतवर इंसान है। नुमान साहब, आप कानून पे भरोसा रखिए। हम हैं ना आपकी हिफाजत के लिए। आप ऐसा करें कि फैजू को एफआईआर में नामजद कर दें ताकि मैं उसे शामिल तफ्तीश कर सकूं। लेकिन सर। नुमान साहब, आपको इंसाफ चाहिए। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको यह कदम उठाना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन सुमेरा, वो बहुत खतरनाक शख्स है। नुमान, मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने भी मेरे अब्बू को मुझसे छीना है, मैं उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हम फैजू का नाम एफआईआर में शामिल करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आज ही फैजू को एफआईआर में नामजद करके उसे शामिल तफ्तीश कर लेता हूँ। हो सका तो उसे गिरफ्तार भी कर लूंगा ताकि आपकी तसल्ली हो सके। शुक्रिया। नुमान के इनकार के बावजूद सुमेरा ने एफआईआर में फैजू नामी बदमाश को नामजद कर दिया ताकि अगर उसने रमजान का कत्ल किया है तो उसे करार वाकई सजा और उसे इंसाफ मिल सके। पुलिस ने एफआईआर में फैजू की नामजदगी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे तफ्तीश की, जिसने कुछ और ही कहानी बयान की। वालेकुम साहब जी। अब क्या हो गया साहब जी, इसको भेजने की क्या जरूरत थी? आप मुझे एक फोन लगाते, मैं खुद हाजिर हो जाता। आपके साथ मेरा पहले केस में तारुफ हो रहा है। इस थाने में तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है। जी, मुझे मालूम है फैजू साहब। लो जी, आप तो फैजू साहब को भी जानते हैं। मैं तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारी हरकतों को भी। और सर जी, क्या हो गया? दरअसल लोग मुझसे बहुत हसद करते हैं और मुझे बदनाम करने के लिए कोई ना कोई नया बहाना ढूंढते रहते हैं। इस बार मेरे कौन से सज्जन ने मेरी शिकायत की है? तुम पर कत्ल का इल्जाम। अच्छा जी। और सर जी, और कई कत्लों के इल्जामात हैं मुझ पर। कई इल्जामात में से तो मैं बरी हो चुका हूँ, जबकि कई थानेदार मुझ पे इल्जामात लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताओ कि अब कौन सा नया मुद्दा डाला है मुझ पर? रमजान को जानते? रमजान बाबा, वो जो अपना मकान बेचने का वादा करके मुकर गया? हाँ, वही रमजान जिसे तुमने घर ना बेचने पर कत्ल कर दिया ताकि तुम उसके घर पर कब्जा कर सको। बाबा, रमजान कत्ल हो गया? वाह फैजू वाह, तुम्हें जैसे मालूम ही नहीं। ये भी इसने कमाल ही कर दिया कि कातिल को मालूम ही नहीं कि उसने कत्ल कर दिया है। मैं सच कह रहा हूँ साहब जी। बकवास मत करो। हर जुर्म करने वाला यही कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये जुर्म नहीं किया। माई बाप, अगर आपको यकीन नहीं आता
तो आप तफ्तीश करके देख लें। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम रमजान को बार बार कॉल्स क्यों करते थे? और सर जी उनके घर के सिलसिले में। अगर वो घर नहीं बेचना चाहता था तो क्यों जबरदस्ती कर रहे थे? आपको गलतफहमी हो रही है साहब जी। दरअसल वो अपना घर जल्द से जल्द बेचना चाहते थे। वो भला क्यों अपना घर बेचना चाहते थे? दरअसल वो अपनी मरहूमा बीवी के नाम पर करैती अदारे को पैसे देना चाहते थे, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो अपना घर जल्द से जल्द फरोख्त करना चाहते हैं, इसलिए कि उनके घर पे कोई और नजर टिका के बैठा हुआ था। बल्कि मैंने नहीं, उन्होंने राब्ता किया था, मुझे घर बुलाया था। देखो फैजू, मुझे मालूम है कि तू किस किस्म का बंदा है, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। पहले तो लोग मुझे जुर्म करने के लिए बुलाते थे, पहली दफा किसी ने घर बेचने के लिए बुलाया है मुझे। और इसमें कोई रौला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई रौला नहीं है, घर मेरे नाम पे है। अगर रौला नहीं है तो तुम खुद बेच दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस घर के ऊपर कोई और भी नजरें जमाए बैठा है। फैजू के इलाके में कोई और बदमाश आ गया है? बाबा मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको जाके मजा सिखाता हूँ। नहीं नहीं, वो कोई बदमाश नहीं है। तो फिर वो कौन है? बाबा मुझे नाम बताओ, अभी उसको सीधा कर देते हैं। कई लोग सीधे तरीके से नहीं मानते। हाँ मुझे मालूम है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस इंसान के साथ मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। इसीलिए तो मैं जल्द अज जल्द इस घर को बेच के किस्सा ही खत्म करना चाहता हूँ। मगर है कौन बाबा? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, तुम्हें जो कहा है बस वही कर दो। मैं आम स्टेट एजेंट से तुम्हें 2 लाख ज्यादा कमीशन दूंगा। ठीक है बाबा, कोई मसला नहीं, मैं कोई और पार्टी देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छी कहानी बनाई है तुमने। तुम पुलिस को बेवकूफ समझते हो? ओ नहीं सर जी, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो तुम सच बोल रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए? जी सर जी, मेरे पास बड़े सबूत हैं। बाबर रमजान की और मेरी फोन पे बात होती रही है, मेरे पास उनकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग है। नहीं यकीन आता तो आप सुन लें। कलीम। यस सर। इससे कॉल की रिकॉर्डिंग्स ले लो सर, और इसे कुछ अरसे के लिए अपने पास खास मेहमान बना के रखो। इसे हमारी खिदमत की बहुत जरूरत है सर। ओ अच्छा जी साहब जी, जैसे आपकी मर्जी। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो उठो। फैजू की तरफ से पुलिस को मुहैया की गई उसकी रमज़ान के साथ कॉल्स रिकॉर्डिंग्स में क्या इंकशाफात होंगे? क्या पुलिस को रमज़ान को तंग करने वाले शख्स का मालूम हो पाएगा, या फैजू का बयान सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए था? हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले पुलिस ने रमज़ान कत्ल केस में उसकी बेटी की निशानदही पर बदमाश फैजू को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने पुलिस को कुछ और ही कहानी सुनाई। उसके मुताबिक रमज़ान ने खुद उससे राबता किया और घर बिकवाने का कहा, क्योंकि उसे कोई और घर की वजह से तंग कर रहा था, और इसने ये सब पुलिस को अपनी और रमज़ान की कॉल रिकॉर्डिंग से साबित भी कर दिया। उसके बाद पुलिस के लिए यह केस मजीद पेचीदा हो गया, क्योंकि पुलिस का सारा शक फैजू पर जा रहा था। वो ये समझ रहे थे कि फैजू घर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन दरअसल घर पर तो कोई और नजरें जमाए बैठा था, और इसी शख्स की पुलिस ने अब खोज लगानी थी। कलीम, फैजू और रमजान की कॉल से ये बात तो साबित हो गई कि फैजू से रमजान ने खुद राब्ता किया था और फैजू उसके घर के पीछे नहीं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे और कौन हो सकता है? अभी इस बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है।
लेकिन जो इस घर के पीछे है वही असल कातिल है, ये बात तो कंफर्म। तो क्या आपके ख्याल में ये किसी अपने का ही काम हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है उसकी अपनी बेटी ने उसे कत्ल किया हो। तो जब ये पता चला हो कि उसका बाप जायदाद बेच के अपनी मरहूमा बीवी के नाम किसी खैराती इदारे में पैसे जमा करवाना चाहता है। सर अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो इसके पीछे नुमान भी हो सकता है, क्योंकि सर उसे मालूम था और हाँ उसने हमें बताया भी था कि फैजू उसके ससुर को हिरासा कर रहा था, लेकिन जब हमें कहानी पता चली तो कुछ और निकली। हो सकता है, तुम ठीक कह रहे हो, नुमान की अपने ससुर की जायदाद पे नजर थी, लेकिन ये बात साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमें नुमान की गैर मौजूदगी में सुमेरा से बात करना पड़ेगी। राइट सर। तभी कहानी कुछ खुल के सामने आएगी। तुम एक काम करो सर, नुमान कब घर से निकलता है उसकी टाइमिंग नोट करो, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में सुमेरा से जाके घर में बात की जा सके। राइट सर। सर इंस्पेक्टर साहब, नुमान तो घर पर नहीं है। जी मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा था। जी पूछिए, क्या बात करनी है आपको? देखिए, ये बात तो साबित हो चुकी है कि आपके वालिद को कत्ल करने वाला ही उनसे उनका घर हथियाना चाह रहा था, लेकिन वो कातिल कौन है ये अभी तक हमारे लिए मुअम्मा बना हुआ है, क्योंकि आपके वालिद को बड़ी प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया। इंस्पेक्टर साहब, वो फैजू जिसके बारे में नुमान ने आपको बताया था, वही तो अब्बू के पीछे पड़ा हुआ था। जी हमें भी ऐसा ही लगा था कि ये सब काम उसी का है, लेकिन तफ्तीश से कुछ सामने नहीं आया। बल्कि फैजू ने जो कहानी सुनाई है वो तो कुछ और ही है। उससे आपके वालिद ने खुद राब्ता किया था। अब्बू ने? लेकिन क्यों? असल में आपके अब्बू अपना घर बेचना चाहते थे। अब्बू घर बेचना चाहते थे? लेकिन क्यों? दरअसल आपके अब्बू आपकी वालदा के एहसाले सवाब के लिए वो घर बेचकर किसी खैराती इदारे में पैसे देना चाह रहे थे। ये सब कुछ हमें फैजू ने बताया है। उसने हमें आपके वालिद के साथ फोन पर हुई गुफ्तगू भी सुनाई है, उससे ये बात साबित होती है। लेकिन अब्बू ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। हो सकता है किसी और से की हो और उसने ये बात किसी और को बताने से मना किया हो, और फिर उसके दिल में लालच आ गया और उसने उन्हें कत्ल कर दिया हो। आप ये बताएं, आप आखिरी बार अपने वालिद से मिलने कब गई थी और उनसे क्या बातें हुई थी? मेरी आखिरी मुलाकात अब्बू के साथ उनके घर पर ही हुई थी, लेकिन अब्बू कुछ परेशान थे। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। मेरी बच्ची क्या हाल है? जी अब्बू, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ही याद कर रहे थे ना? बिल्कुल, मैं तुझे याद कर रहा था। बैठो। अब्बू आप भी ना अकेले हो गए हैं, आप मेरे और नुमान के पास आ जाएं। नुमान भी सुबह काम पर चले जाते हैं और घर में मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ। लो बेटा, शादी के बाद ये भला कोई बेटी के घर रहता है, लोग क्या कहेंगे? लोगों को मैं कह दूंगी कि मेरे अब्बू हमारे पास नहीं, हम अब्बू के घर रहते हैं। बेटा ये तो बात ठीक है, पर मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। तुम दोनों खुश रहो। लेकिन अब्बू। अच्छा बेटी, तुम ये बताओ कि नुमान का कारोबार कैसा जा रहा है? सब ठीक है ना? क्यों अब्बू, क्या हुआ? वो घर आकर कारोबार के बारे में कोई बात नहीं करते। सही। क्या हुआ अब्बू, आप परेशान लग रहे हैं? नुमान ने तो नहीं कुछ कहा आपको? नहीं नहीं, नुमान से मेरी कोई बात नहीं, सब खैरियत है। बस कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। अब्बू आप भी ना अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बेटी कोशिश तो बहुत करता हूँ। इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको एकदम से ठीक कर दूंगी। तुझे मुझे ले जाने की बड़ी हुई है, आज आ गई हो ना,
तो मुझे अपने हाथों से सूप बना के पिलाओ और कोरमा खिला दो, मेरी तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाएगी। क्यों नहीं अबू, मैं आपके लिए खाना भी बनाऊंगी, कोरमा भी बनाऊंगी, सब कुछ बनाऊंगी। हम लोग किचन में चलते हैं और साथ खूब सारी बातें भी करते हैं। जबरदस्त मेरा बेटा, चलो चलिए। उन्होंने बात गोल मोल करके टाल दी, लेकिन अपनी परेशानी को कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, अब ये बताएं कि नुमान आखिरी बार कब आपके वालिद से मिलने गया था? मुझे याद नहीं, लेकिन शायद 2 माह हो गए नुमान अबू के घर नहीं गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता। अच्छा, 2 माह हो गए। मुझे ये बताएं कि नुमान ने आपसे इस घर के बारे में कोई बात की? जी हाँ, उन्होंने एक बार कहा था कि ये घर अपने नाम लगवा लेते हैं, कि कहीं ये घर फैजू अपने नाम ही ना लगवा ले। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूं, मुझे एक और केस की तफ्तीश के लिए जाना है। अल्लाह हाफिज। हेलो, सुनो, तुम एक काम करो, नुमान की टेलीफोन लोकेशन से पता करवाओ कि वो आखिरी बार अपने ससुर से मिलने उसके घर कब गया था, और अभी से इस काम पे लग जाओ। मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए। तुम एक काम और करो, उस पर नजर रखो, देखो उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, क्या करता है क्या नहीं करता। ठीक है, मुझे रिपोर्ट करो। सुमेरा से बात करने के बाद इंस्पेक्टर ने नुमान की मोबाइल लोकेशन निकलवाने का हुक्म दिया। ऐसा करने का मकसद ये जानना था कि नुमान आखिरी मर्तबा रमजान के घर कब गया था। सुमेरा के मुताबिक उसे उसके वालिद के घर गए 2 महीने हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो कई बार रमजान के घर गया था। इसलिए पुलिस ने नुमान को गिरफ्तार करने का फैसला किया। इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह तो आए थे। आप जरा नौमान को बुलाएं। नौमान, नौमान, इंस्पेक्टर साहब आए। जी इंस्पेक्टर साहब, खैरियत तो है? सब खैरियत है। हम आपको थाने ले जाने के लिए आए हैं। मगर क्यों? मैं आपको कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? सुमेरा साहबा, हमें शक है कि आपके वालिद को आपके शौहर ने ही कत्ल किया। क्या? नहीं, ये झूठ है, मैंने कत्ल नहीं किया। कत्ल तो बाद में मालूम हो ही जाएगा, लेकिन झूठ तुमने बहुत बोले हैं। वो फैजू वाला भी झूठ बोला था ना। और सुमेरा साहबा, आप क्या कह रही थी? कितना अरसा हो गया इसको आपके वालिद के घर गए हुए? 2 महीने। ये भी झूठ। ये तवातर से आपके वालिद के घर जाता रहा है। क्यों जाता रहा है, ये तो तफ्तीश से पता चल ही जाएगा। कलीम सर, इसे थाने ले जाओ। सर, चलो। चल। नाज़रीन, पुलिस ने नुमान को अपने ही ससुर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। क्या नुमान ने झूठ बोलकर केस के रुख को मोड़ने और पुलिस की आंखों में धूल झोलने की कोशिश की थी, या मामला था कुछ और? सच जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाजरीन, रमज़ान के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस फैजू बदमाश के बाद रमज़ान के दामाद को भी गिरफ्तार कर चुकी थी, क्योंकि उसने पुलिस से कई झूठ बोले थे। नुमान क्यों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? उसने फैजू को इस केस में फंसाने की क्यों कोशिश की? हकीकत
होशरुबा थी। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कत्ल नहीं किया। अच्छा, तुमने ये कत्ल नहीं किया। अपने ससुर के घर बार बार क्या करने जाते थे? सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करने जाता था। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि ये सब कुछ इत्तेफाक है? जी सर। इत्तेफाक है। और ये इत्तेफाक सिर्फ तुम्हारे साथ ही होता है? और जो इत्तेफाक कल तुम्हारे साथ हुआ है वो क्या था? अकलीम सर, लाया जरा उसको। सर वाले साहब आ जाइए। देखो देखो इसको, इसे भी जानते हो या इसे भी पहचानने से इनकार कर रहे हो? जी पटवारी साहब, क्या कहने आया था ये आपके पास? जी सर, बिल्कुल। ये रमज़ान साहब का घर अपने और अपनी बीवी के नाम करवाने मेरे पास तशरीफ लाए। और अपनी बीवी का अंगूठा लगा हलफनामा साथ लेके आया था। कहते ये झूठ है, क्या ये झूठ है? सर आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? आज सुबह जब मैं तुम्हारी बीवी से मिलने तुम्हारे घर गया तो मैंने उसके अंगूठे पे स्याही लगी देखी। उसी वक्त शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मैंने फौरी तौर पर पटवारी के पास कलीमुल्लाह को भेजा। देखो वहां कोई गड़बड़ तो नहीं है। और मेरा शक यकीन में बदल गया। ठीक है पटवारी साहब, आप जा सकते हैं। मेरा हाँ बीबी देखो। ये सब क्या किया तुमने? तुमने तो मुझे बोला था कि कहीं गारंटी देने के लिए हलफनामा देना है। बोलो, वो तुमने अपने ससुर को कत्ल किया कि नहीं? किया कि नहीं किया कत्ल? हाँ मैं नहीं मारा है उन्हें, मैं नहीं मारा है, क्योंकि वो घर बेचकर किसी खैराती इदारे को रकम देना चाहते थे। हमारी शादी को 1 महीना गुजरा था, तब उन्होंने ये प्लान मुझसे डिस्कस किया था। बेटा तुझे तकलीफ दी, तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं था? नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हुक्म करें। क्या कहा? बेटा मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला अंकल? बेटा मैं ये घर फरोख्त करना चाहता हूँ। मगर क्यों? हाँ बेटा, मैं ये घर फरोख्त करके इसके पैसे अपनी बीवी के नाम पे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? बेटा मेरा क्या है, मैं छोटा सा किराए का फ्लैट लेके वहीं रह लूंगा। अंकल आप ऐसे नहीं कर सकते। आखिर क्यों? आपको ये घर मेरे और सुमैरा के नाम कर देना चाहिए। नुमान, तुम्हारे पास तो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है बेटा, घर है, कारोबार है। अंकल आप पागल तो नहीं हो गए? मतलब मुंह उठाकर आप ये सब कैसे कर सकते हैं? करोड़ों का घर है और आप इसे बेचकर खैरात करना चाहते हैं। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? उसी लहजे में जिस लहजे में तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। खबरदार जो तुमने ये घर बेचने की कोशिश की, वरना ठीक नहीं होगा। दिमाग खराब हो गया तो देख। नुमान, तुम इतने गिरहवे इंसान निकलोगे? तुम्हें अब्बू के साथ बदतमीजी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? और फिर तुमने फोन पर भी उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। फोन पर धमकियां देनी शुरू कर दी हैं? हाँ सर, मैं उन्हें फोन पे धमकियां देता था
क्योंकि उन्होंने घर बिकवाने के लिए प्रॉपर्टी डीलरों को कहना शुरू कर दिया था, जिस बात का मुझे पता चल गया। हेलो। हाँ भाई, लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी डीलर्स को घर बिकवाने के बारे में बोल रहा है। वैसे बहुत ही बेशर्म इंसान हो तुम। गैरत नाम की चीज तो तुम में है ही नहीं। देख, मेरी बात मान ले और वो घर चुपचाप अपनी बेटी के नाम कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बात किसी सूरत नहीं मानूंगा। हाँ हाँ, जो तुम्हें करना है कर लो। वैसे तुम कर ही क्या सकते हो? लगता है तुझे अपनी बेटी की खुशी अजीज नहीं। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। आइंदा इस बारे में मुझसे बात ना करना, वरना मैं तुम्हारी हकीकत सबको बता दूंगा कि कितने कमीने इंसान हो तुम। देख, मैं तुझे कह रहा हूं, बाज आ जा। मैं इस घर के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अच्छा, फिर तुमने उन्हें कत्ल करने का प्लान कब बनाया? नहीं सर, मैंने उन्हें कत्ल करने का प्लान नहीं बनाया था। मैं तो सिर्फ उनको धमकी देने उनके घर गया था। देखे अंकल, मेरी बात मान ले और जिद छोड़। ये घर मेरे नाम कर दे। नहीं, कभी नहीं करूंगा, और ना ही तुम्हारी धमकियों से डरूंगा। तुम्हारे जैसे दरिंदों का इलाज फैजू जैसे बदमाश ही है। तुम मुझे बदमाशों की धमकियां दो, मार पड़वाओगे मुझे? ऐसा ही करूंगा। तो फिर देख अब मैं क्या करता हूं। आज तक मैं तुझे जबान से समझाता रहा हूं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसके बाद मैंने उन्हें रस्सियों से बांधा और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। उनका जिस्म बेजान हो गया। मैं घर के बाहर ताला लगाकर चला गया और अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए। सुनैना, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। माफ कर दो, माफ कर दो। बस कर मेरा बीवी, बस करो, बस करो। इसका तो इंसाफ कानून करेगा और ऐसी इबरतनाक सजा देगा कि क़यामत तक लोगों को याद रहेगा। जो इसको और हमला खत्म कर दो। जायदाद की लालच ने नुमान को अपने ससुर का कातिल बना दिया और सब कुछ होते हुए भी सिर्फ एक मकान और एक घर के लिए अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। और आखिर में कानून की गिरफ्त में आने के बाद हर जुर्म करने वाले की तरह वो भी मुआफ़ी का तलबगार था।
नाजरीन, रुपया, पैसा और जायदाद की लालच में अपनों के हाथों अपनों का खून बहाने वालों को इबरत का निशान बना देना चाहिए, ताकि आइंदा कोई किसी की जान न ले और सुमेरा की तरह किसी को प्यार करने वाले रिश्तों से जुदा ना होना पड़े। अपनी मेज़बान इशाल सुलेमान और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। एक और हकीकत के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।